हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और आज है 7 सितंबर 2020 और ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। और हम करने जा रहे हैं इसको। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके। और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ जो आज आपके काम की है वो ये है कि गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है FCRA क्लियरेंस ऑफ 4 क्रिश्चियन ग्रुप्स। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हम थोड़ा सा FCRA के बारे में देखेंगे कि FCRA होता है जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था NGOs पर कमांड कसने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर कमांड कसने के लिए। देखिए, NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, बाहर से आने वाला पैसा उनको बहुत ज़्यादा मिलता है। अब वो पैसा गलत एक्टिविटीज़ में यूज़ ना हो, इसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो एक्ट के बारे में आपको पता चल गया। 6 NGOs यहाँ पर बैन कर दिए गए हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत। होम मिनिस्ट्री ने इसको बैन किया। 4 आर क्रिश्चियन, तो 4 इसमें से क्रिश्चियन हैं और 2 US हैं। एन FCRA लाइसेंस इज़ मैंडेटरी फॉर एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव फॉरेन फंडिंग्स। तो FCRA लाइसेंस भी यहाँ पर दिए जाते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं अगर आपको फॉरेन फंडिंग लेनी है तो। 8 फॉरेन डोनर्स केम अंडर द गवर्नमेंट वॉच लिस्ट। तो गवर्नमेंट की वॉच लिस्ट के अंदर 8 फॉरेन डोनर्स भी आ चुके हैं जो डोनेटिंग करते हैं। तो UPA रिजीम के अंदर जो 2014 से पहले था, 8 उसके अंदर में आए और 13 यहाँ पर आए। तो टोटल 21 ऐसे फॉरेन डोनर्स वॉच लिस्ट में गवर्नमेंट की पड़े हैं, जिसमें से कि एक है कंपैशन इंटरनेशनल और एक है वर्ल्ड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अगर एक फ़ॉरेन डोनर वॉच लिस्ट के अंदर आ जाता है तो अब प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है कुछ भी पैसा इंडिया में भेजने के लिए, किसी भी NGOs को देने के लिए। देखिए, टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के स्टेप्स यहाँ पर लिए जाते हैं। ठीक है। टेररिज्म फंडिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। NGOs के थ्रू इसको सर्कुलेट किया जाता है और ब्लैक मनी भी यहाँ पर कर्व होती है। आपने एक NGO को पैसे दिए, NGO आपका ही था, पता चला कि आपने अपने ही NGO में पैसे लगवा करके पैसे को ब्लैक से वाइट कर दिया। तो ब्लैक मनी का बहुत अच्छा सर्कुलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के चलते यहाँ पर स्टेप लिए जाते हैं। GS पेपर 2 में गवर्नेंस के सेक्शन में ये आपका फॉल करता है आर्टिकल। तो एग्जाम्पल्स दीजिएगा इस तरह के कि जो अभी अभी गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया FCRA लाइसेंस, तो अच्छा रहता है, उससे नंबर्स बढ़ते हैं। ओके, आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। देखिए, केशवानंद भारती केस आपने पढ़ा होगा, 1992 में हुआ था। हाँ, केशवानंद भारती केस 1963 में हुआ था, सॉरी। ठीक है। और 1973 में, आई एम वेरी वेरी सॉरी, डेट मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। 1973 में केस हुआ था केशवानंद भारती का। और अब इनकी डेथ हो गई है। संडे में इनकी डेथ हुई। तो इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर दिया था, आपका जो ड्यूटी बनती है वो बनती है कि आप जाएं अपनी M लक्ष्मीकांत की बुक में और वहाँ से जा कर के आप इनके बारे में देखें। जो इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया, आपको वो पूरा चैप्टर पढ़ना है क्योंकि ये एक हाईली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है पॉलिटी सेक्टर में। इस आर्टिकल को पढ़िए या मत पढ़िए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपनी बुक के अंदर जा कर के बेसिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। आगे चलते हैं, सीधे एडिटोरियल पेज पर आते हैं। देखिए, ये एडिटोरियल इंडिया चाइना की टॉक्स के ऊपर है। रोज़ रोज़ इसके ऊपर डिस्कस करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये आर्टिकल थोड़ा सा अच्छा है। इसमें बताया गया है कि जो जुडिशरी है वो कहती है कि हमारी इंडिपेंडेंस ख़त्म होती चली जा रही है, पर ऐसा कुछ लगता नहीं कि इंडिपेंडेंस ख़त्म होती चली जा रही है। आपने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिसमें कि ऐसा सिद्ध हो चुका है कि आपकी इंडिपेंडेंस पे कोई ख़तरा नहीं है। तो इस तरह का आर्टिकल यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले आपको क्या समझना है, आपको समझना है पहले मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब क्या होता है। देखिए, मास्टर ऑफ रोस्टर एक CJI को बनाया गया था। ठीक है, चीफ जस्टिस जो दीपक मिश्रा हैं उन्होंने ये बात कही थी कि CJI जो होता है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है और उसी को ये सारे राइट्स होते हैं कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सा केस किस बेंच को जाना चाहिए। तो सिर्फ एक पर्सन अगर इस तरह की चीज़ों को डिसाइड करेगा तो माल प्रैक्टिस का खर्चा है, जो खतरा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है वो कोई जो माल प्रैक्टिस करके, ठीक है, उस चीज़ को इधर से उधर कर दे या फिर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम पर लेकर के सवाल खड़े होते हैं कि ओनली CJI को ये सब नहीं करना चाहिए। एक बेंच बनाई जाए और वो बेंच डिसीजन ले कि किस बेंच को ये केस दिया जाएगा। तो अकेले CJI को इतनी बड़ी पावर देना कुछ अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये आर्टिकल में बताया गया है। 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं जो अच्छे अच्छे हैं। ओके। तो अभी 2 केस हाईली इंपॉर्टेंट रहे, जैसे प्रशांत भूषण जी का केस था। तो इसमें डिसीजन आया, इसके बारे में लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही बता दूंगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा केस था कि अरुण मिश्रा जी रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी वैसे नहीं है। ओके।
तो भूषण जी का केस ये हुआ कि उन्होंने 2 ट्वीट किए थे और ट्वीट करने के बाद कोर्ट ने कहा कि चलिए अंदर चलिए, आप पर हम लगाते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस। केस लगने के बाद बहुत ज़्यादा बोल बच्चन वाली बातें हुई और डिसीज़न को गलत बताया गया सुप्रीम कोर्ट की कि ये कोई क्रिटिसिज्म था, ये कोई कंटेम्प्ट नहीं था, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज यहाँ पर नहीं लगना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रकाश भूषण जी माफ़ी मांग लेते हैं तो शायद हम कुछ वरीयता बदल देंगे, लेकिन भूषण जी ने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, भागो यहाँ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपको 1 रुपये का चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए 1 रुपये का चार्ज लगाया क्योंकि डिजिनिटी का सवाल था, कुछ तो चार्जेस लगाने ही थे और इतना ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट पे भी लगने लगा था कि हाँ हमने कुछ शायद गलत कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 रुपये का चार्ज हम यहाँ पर लगाते हैं आप पर, उसके बाद अगर आपने 1 रुपये का चार्ज भी नहीं भरा तो आपको 3 महीने की जेल, 3 महीने की जेल और 3 साल तक आपको आपका लाइसेंस जो एडवोकेट का है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ये मिस्टर भूषण जी ने पे कर दिए हैं 1 रुपये, लेकिन कहा है कि मैं अपनी जारी रखूँगा लड़ाई और जो भी केसेस मुझ पर लगाए गए वो कुछ ज़्यादा साबित नहीं होते। मैंने क्रिटिसिज्म किया, कंटेम्प्ट नहीं किया। ओके, दूसरा मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि अक्सर कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट में बदल चुका है। मीन्स जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो देखिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो कहा जा रहा है कि जुडिशरी के अंदर एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा रोल होता चला जा रहा है। तो एग्जीक्यूटिव अपने पाँव जुडिशरी के अंदर बहुत ज़्यादा पसार रही है और अब जुडिशल कोर्ट जो हैं वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट में बदलते जा रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा गलत जो यहाँ पर साबित किया गया है कि हाँ हो सकता है आप इस तरह की चीज़ें जा रहे हैं, लेकिन आपने मास्टर एनुअल रोस्टर सिस्टम लाया कि सीजेआई ही डिफ़ाइन करेगा, तो आपने किसी और को तो अपने अंडर में लिया ही नहीं। तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि जो एक जुडिशरी कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट में बदल रहा है। देखिए आपकी स्वायत्तता अब भी आपके पास है, अब खाली सीजेआई ही मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम को इंडिकेट करता है। दूसरा मुद्दा, आपने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को भी ख़त्म किया, तो आपने अपनी स्वायत्तता को बचाया ना, आपने अपनी इंडिपेंडेंस को, ठीक है, आपने अपनी इंडिपेंडेंस को कायम रखा। तो आप में इतनी पावर तो है कि आप इस तरह की चीज़ें कर सकें। देखिए एनजेसी एक्ट 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था 2015 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए यहाँ पर लाया गया था कि जुडिशरी का अपॉइंटमेंट ये करेगा। तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, कहा कि हमारी ऑटोनॉमी पर खतरा है। तो अगर ऑटोनॉमी पर खतरा है तो आपने इसको ख़त्म कर दिया, फिर आप ये नहीं कह सकते कि एग्जीक्यूटिव है हमारे में इन्वॉल्व हो रही है। तीसरा, यहाँ पर यूरोप का एग्जाम्पल दिया गया है, देयर इज़ एनफ एविडेंस दैट द मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम डज नॉट वर्क एनी मोर। तो यहाँ पर बताया गया है कि मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता क्योंकि उसमें सिर्फ सीजीआई पर फोकस किया जाता है। कहा जा रहा है वॉट वी नीड टूडे इज़ द लीगल सर्टेनिटी एंड ए रूल बेस्ड मैकेनिज्म फॉर एलोकेशन ऑफ केसेस। तो केसेस को एलोकेट करने के लिए मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम की जगह कुछ और लाना पड़ेगा, जिसमें कि एक बेंच हो। बताया भी गया था, मैंने सब आपको क्लियर कर दिया, कितनी आसानी से क्लियर हो गया। जहाँ पर एक बेंच हो और वो बेंच डिसाइड करे कि एक पर्टिकुलर केस किसको दिया जाएगा, ना कि सीजेआई अकेला इस चीज़ को डिसाइड करे। तो यही यहाँ पर बताया गया था। मैंने आपको पूरा आर्टिकल डिस्कस कर दिया इन द डिफरेंट लैंग्वेज। ओके, होप करते हैं कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से बताया गया है कि पॉलिसी लेसन से तमिल, आपको पता है तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला सरकार लाने वाली है और अभी उसको मना ही किया जा रहा है। तो आर्टिकल में सिर्फ इतना ही पॉइंट काम का था, तो मैंने इतना ही हाईलाइट किया, बाकी का उधर का काम का भी नहीं था। और अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और यहाँ कहा गया है कि उसमें जो फार्मूला है, जो लैंग्वेज आपने ली है वो तमिलनाडु के अगर फार्मूले से लेते तो ये बहुत अच्छा रहता। ठीक है, अन्नादुराई's विजन, इट वॉज द डिसीजन ऑफ सी एन अन्नादुराई हु रियलाइज द द्रविडियन मूवमेंट ड्रीमिंग द अचीविंग गवर्नमेंट पावर दैट बियॉन्ड तमिल एंड इंग्लिश। इन्होंने तमिलनाडु में कहा था कि तमिल और इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज तमिल के स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाएगी। ठीक है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज या तो तमिल होगी या इंग्लिश होगी, इससे अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। द फार साइटेडनेस ऑफ दिस डिसीजन कैन बी बेटर अप्रिशिएटेड इफ वन गोज थ्रू द लैंग्वेज पॉलिसी एडोप्टेड बाई द वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज़। बात समझ रहे हैं? तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले सकते हैं। मोस्ट कंट्रीज़ फॉलोज वन लैंग्वेज फार्मूला।
देखिए, वन लैंग्वेज का फॉर्मूला बहुत सी कंट्रीज़ में अपनाया जाता है इन प्राइमरी क्लासेस। फिर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं तो फिर कहते हैं कि एक और लैंग्वेज पढ़ाई जाए। फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर कहते हैं कि और थोड़ी सी एक अदर लैंग्वेज और पढ़ाई जाए। अब जैसे सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है, लिटरेचर का है, तो उसको 4 से 5 लैंग्वेजेस यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। देखिए 5 to 6 लैंग्वेजेस इज़ क्वाइट नॉर्मल है। ओके, बात क्लियर है। फिर साइकोलॉजी वगैरह के छात्रों के लिए 5 से 6 लैंग्वेजेस मायने रखती हैं, ठीक है, उनको इतना होना चाहिए। फिर एक जापान का और सिंगापुर का बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि जापान और सिंगापुर ने स्ट्रेटजिक टूल बना रखा है लैंग्वेज को, ठीक है। सिंगापुर success in this area is phenomenal and close comparable to the situation in India. It was the mission of Lee Kuan Yew, the architect of modern Singapore. तो इन्होंने ये चीज़ डिसाइड की कि हम एक लैंग्वेज को ऐसा स्ट्रेटजिक टूल बना करके चलेंगे। इंग्लिश यहाँ पर एक मदर टंग के रूप में ली जाती है कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो पीछे ही रह जाएँ। गिविंग इक्वल स्टेटस टू इंग्लिश एंड मदर टंग। फिर इन्होंने इंग्लिश और मदर टंग को भी इक्वल स्टेटस दिया और इसको एज अ स्ट्रेटजिक टूल यहाँ पर लॉन्च किया। ओके, अब इस आर्टिकल के अंदर और कुछ ज़्यादा खास था नहीं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जा सकते हैं योजना मैगज़ीन के एनालिसिस में, ठीक है। वो सितंबर 2020 की योजना मैगज़ीन एनालिसिस है। बाकी इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ना चाहें तो हिंदी स्पीकिंग, आपको पता है कि 50% इंडियंस हिंदी स्पीकिंग हैं और सिर्फ 40% जो है इंग्लिश बहुत ही कम बोल पाते हैं, ठीक है। उस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाकी आपको इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक हार्डली क्वेश्चन यहाँ से नहीं निकलते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको कहूँगा कि आज के न्यूज़पेपर का बेस्ट आर्टिकल यहाँ पर आया है। देखिए, मोपला राइटर्स आर नॉट फ्रीडम फाइटर। तो मोपला विद्रोह आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री की किताब में, नहीं पढ़ा तो मैं अभी बताऊंगा क्या होता है। इन्होंने कहा है कि ये फ्रीडम फाइटर नहीं थे। एक किताब मोदी जी ने पब्लिश की, ये वाली वो बुक है, यहाँ से देख लीजिएगा। इसमें लिखा गया था कि जो मालाबार रिबेलियन था या मोपला विद्रोह था, उसके जो लीडर्स थे अली मुशलियर एंड वारिम कुनार्थ अमजद हाजी, जो ये हैं, ठीक है। इन दोनों को ओंड हाजीज टू ब्रदर फ्रॉम अ बुक, इनको शहीद बताया गया उस बुक के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिलीज करी, उसके अंदर इन लोगों को शहीद बताया गया। लेकिन अभी एक रिपोर्ट जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने पब्लिश की, उसके हिसाब से ये बहुत ही क्रूअल थे और ये शहीद नहीं थे। तो इनको जो हटाया जाए यहाँ से, इस बुक में से इनका नाम हटाया जाए। ICR मेंबर्स आइजैक सीक्स रिमूवल ऑफ, देखिए, रिमूवल ऑफ मालाबार रेबेलियन लीडर्स फ्रॉम द मार्चर लिस्ट। तो शहीदों की लिस्ट में से इनका नाम हटाया जाए क्योंकि ये बहुत ही किलवर थे। तो इनके बारे में जानते हैं। देखिए, आर्टिकल भी जो था वो हमने बता दिया। एक बुक रिलीज़ हुई, उसके अंदर इनको बस शहीद बताया गया। तो अब रिसर्च हुई, पता चला ये शहीद नहीं थे, ये तो बहुत ही क्रूअल आदमी थे। तो हुआ क्या था मालाबार में, देखिए ये इंडिया का कोस्ट है, ये आपका केरल है। तो केरल का जो ये तट होता है इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट पर रहते थे मोपलाज मुस्लिम जो हैं वो पीजेंट थे, मुस्लिम थे, ऊपर से ये पीजेंट का वर्क करते थे, ठीक है। तो ये एक मुस्लिम पीजेंट थे। अब मुस्लिम पीजेंट थे लेकिन जो यहाँ के ज़मींदार थे, जो इनसे ऊपर की क्लास थी, वो हिंदू थी, ठीक है। अब ये तो लड़ाइयाँ बहुत ही शुरू से चलती हुई चली आ रही हैं कि अगर एक जो जाति ऊपर उठ जाती है तो वो उसको दूसरी दबा कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम्स पीजेंट थे मोपलाज, और यहाँ पर जो हिंदू ज़मींदार थे, तो हिंदू ज़मींदार से इनको दबाते थे, जैसे कि ज़्यादा टैक्सेस लगाना और आवाजाही रोकना वनों में, और पशु को चराने के लिए चरागाह को बंद करना। इस सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां यहाँ पर हुई। तो मोपलाज जो हैं उन्होंने विद्रोह किया। 1921 की ये बात है, केरल का मालाबार कोस्ट की बात है, और ये मुस्लिम पीजेंट्स थे, हिंदूज़ यहाँ पर ज़मींदार थे। और 1921 में ये विद्रोह शुरू हुआ। अच्छा, एक बात जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, उसने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मोपला विद्रोह को, ठीक है। तो मोपला रेबेलियंस को 1990 के खिलाफत आंदोलन ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। तो ये 2-3 पॉइंट जो आपको मैंने बताए, ये बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, ये केस जो है ये निकला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस। इसके ऊपर एक
सेपरेट वीडियो पहले ही बन चुकी है, कौन सही है, प्रकाश भूषण जी सही है या फिर सुप्रीम कोर्ट सही है। क्रिटिसिज्म और कंटेम्प्ट के बीच में वहाँ पर मैंने अंतर भी बताया है, कंटेम्प्ट ऑफ क्रिटिसिज्म के बीच में मैंने वहाँ अंतर भी बताया, तो आप वहाँ जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है, रोज़ रोज़ आपको इन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, असम राइफ़ल्स को लेकर के ये मुद्दा हुआ है, इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, शायद कल इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद, तब हम इस आर्टिकल को देखेंगे। फ़िलहाल इस आर्टिकल को यहाँ पर नहीं देखते हैं। ओके, तो इसके अंदर और कुछ ज़्यादा खास था नहीं आज के न्यूज़पेपर में। आज सिर्फ ये जो आर्टिकल मोपलास के ऊपर था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और एक श्योर क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा क्योंकि ये 2 बार करंट अफेयर्स में रह चुका है। ठीक है, एक बार इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही थी मोपलास रिवेलियंस के ऊपर, तो उस फीचर फिल्म के अंदर कुछ गलतियाँ हो गई थी, उसको दिखाने के लिए एक आर्टिकल अच्छा आया था। तो 2 बार ये मोपलास यहाँ पर न्यूज़ में रह चुके हैं, तो अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मोपलास के ऊपर से निकल सकता है। ओके, तो ये आर्टिकल्स आज भी ज़्यादा कुछ काम के नहीं थे। ठीक है, इनको आप डेली रेगुलर बेसिस पर फॉलो ना भी करें तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये था आपका द हिंदू न्यूज़पेपर। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और चलते हैं।